चलो मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं मिल रहा। हाँ, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन वाले। अब सोचो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, एक डोनेट कर दिया, कितने बचे? 20। पोटेशियम में कितने होते हैं? 19, एक डोनेट कर दिया, बचे कितने? 18, है ना? 19 में पोटेशियम होता है ना, ठीक है। मैग्नीशियम में कितने होते हैं? 12, दो डोनेट कर दिए, कितने बचे? 10। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। 20 लिख दिया आपने फर्स्ट वाले में। सोडियम में कितने? 10। अच्छा अच्छा, ओके, मास नंबर ध्यान आ गया ना। मैग्नीशियम हो गया। और कैल्शियम में कितने होते हैं? 20 + 2 यानी कि 18। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। सल्फाइड, सल्फर में कितने होते हैं? 16, दो और आगे -2 के, तो ये भी 18। तो ये भी आपके पास हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फाइड और बताओ आर्गन, आर्गन में भी 18 होते हैं। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। और बोलो, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन बोलो। 2.32 वाला है। 32? यस सर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 ये बोलता है शो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ ए बोहर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोयल वेवलेंथ। डी ब्रोयल ने दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h/p, है ना? डी ब्रोयल वेवलेंथ, ठीक है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे जिनके लिए ये बोहर मॉडल है। एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर? मुझे यहां से सर्कमफेरेंस निकाल देनी है, 2πr = n h/mv। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू बोहर, सॉरी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोयल, h/mv can be written as de Broglie wavelength, hence 2πr = n lambda. Thus we can say circumference of an orbit is integral multiple of the de Broglie wavelength. खत्म। यहां से शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल mvr = nh/2π, या लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज mvr = n टाइम्स ऑफ h/2π। 2πr h/pv mv को आप ये रख देना, बस खत्म। और बोलो क्या था इसमें? देखें 4.2 में एन इलेक्ट्रॉन एन एलिमेंट विद मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, दैट इज 81 बता रहा है। कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है? 30 का कह रहा है 42, ये रहा 31.7%। मोर। 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या से 31.7% ऑफ x ज्यादा है। 31.7 है ना? हाँ, बस ये हो गया न्यूट्रॉन। तो ये हो जाएगा x 31.7% ऑफ x, यानी कि ये हो गया x का 31.7%, यानी कि x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1.317। ये हो गया न्यूट्रॉन। 2x होगा ना? क्या? 2x होना चाहिए, x + x + 31.7%। क्यों 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 क्यों?
एक सेकेंड, क्या बोलता है? एक सेकेंड 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन है उससे 31.7% मोर। तो प्रोटॉन कितना है? x, इससे 31.7% मोर। सही तो जा रहा हूं यार? सर नहीं, 81 जहाँ, हाँ ये तो ठीक है। तो और जब कहां गलत करके हुई? बस हाँ हो गया सर। अब क्या करना है इसको? बस इन दोनों को जोड़ दो। प्रोटॉन की संख्या है x, न्यूट्रॉन की संख्या x 1.317, ये आ रहा है 81। अब निकाल लो प्रोटॉन कितना है। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो x ऑलमोस्ट 35 के आसपास आ जाएगा। और 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 35 बोरोन होता है शायद, ब्रोमियम। हाँ, सो जितने प्रोटॉन है 100। सर ब्रोमीन होता है। हाँ ब्रोमियम बोलो, ब्रोमीन। सो एटम मस्ट बी ब्रोमीन। बस। और बोलो। अच्छा इसका अगला वाला 43 पे आइए। सेम है ये भी, हटाइए इसको। 43 एन आयन विद मास नंबर 37। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 37 है और एक आयन है, ठीक है। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज कब आता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करोगे तो 1 आना चाहिए, है ना। न्यूक्लियस पे जितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही होता है। अगर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 11 कर दूंगा तो -1 आ जाएगा। एटम न्यूट्रल होता है ना। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कहता है आयन बन गया है, तो मतलब प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। कि कितने ज्यादा हो गए? 1 मोर इलेक्ट्रॉन होगा देन प्रोटॉन, तभी उस पर -1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आयन में बात कर दूं, इन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने x मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन x हो गया, तो इधर चला गया तो x -1 प्रोटॉन हो जाएगा आयन के अंदर, ओके। इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा? 11.1% ऑफ x, यानी कि 1.11x। ये न्यूट्रॉन आ गए। न्यूट्रॉन इतने हैं, प्रोटॉन इतने हैं आयन के अंदर। तो मास नंबर क्या होगा? जितने प्रोटॉन है प्लस जितने न्यूट्रॉन है, 37। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपके पास 18। तो प्रोटॉन कितने हो गए आपके पास? x -1 यानी कि 17। तो 17 कौन होता है? क्लोरीन। आइए क्वेश्चन नंबर 44। ये भी सेम है। ये कहता है एक आयन है जिसका मास नंबर है 56। चलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के 56 आना चाहिए। 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब प्रोटॉन ज्यादा होता है। तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो 3 आना चाहिए, तभी 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड तो मैंने माना इफ इलेक्ट्रॉन x है
तो प्रोटॉन कितना आ जाएगा, प्रोटॉन 3 ज्यादा होगा ना, तो x+3 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है, 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से 30.4%। बस खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये हो जाएगा 1.304x। अब कर दो मास नंबर। प्रोटॉन कितना है आपके पास, x+3, न्यूट्रॉन कितना है 1.304x 56। और वैसे मैं बता दूं 56 मास नंबर आयरन का होता है, मुझे वैसे भी पता है। इसको सॉल्व कर दो, 26 आ जाएगा। तो x आ गया 23, तो प्रोटॉन कितना आ गया 23 + 3 यानी कि 26। और 26 एटॉमिक नंबर होता है आयरन का। एटॉमिक नंबर तो मैं याद करा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। निकालना क्वेश्चन नंबर 62। आइए पढ़ के देखते हैं। ये बोलता है पहला इलेक्ट्रॉन जो है n की वैल्यू 4 है, यानी कि 4। l की वैल्यू 0 1 2 3 4 चलती है s p d f और g के लिए, ठीक है, ये याद रखिए। तो l की वैल्यू क्या है इसमें 2 का मतलब p ऑर्बिटल। और m की वैल्यू है -2, मैंने मान लिया px मान लो। और स्पिन है -½ यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन मान लो। क्लियर। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखते हैं। दूसरे के लिए n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 2 यानी कि d 3d। और m की वैल्यू 1 है, मैंने मान लिया xy मान लिया है, या yz कुछ भी मान लो। और ये +½ है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड में है 4, l की वैल्यू है 1 यानी कि p, और m की वैल्यू 0 है यानी कि z, और ½ है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आइए चौथा क्या है, n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 2, ठीक है, हो गया। चौथा करो ना, हाँ। और m की वैल्यू -2, मैंने xy मान लिया है, इसको yz मान लो। और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, पांचवा। n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू क्या है 1 यानी कि p, और m की वैल्यू -1, ये x माना, इसको y मान लो, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। 6, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1 यानी कि p, और m की वैल्यू -1 है। -1 इससे पहले मानी है, नहीं मानी है, तो इसको z कर लो, कुछ भी कर लो। ये x पहला है ना, एक सेकंड, पहला क्या था, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2 है, तो 2 के लिए d आएगा। पता नहीं कैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप x मान लो, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारे पास आ गया ऑर्बिटल। वैसे सिर्फ ऑर्बिटल से मतलब है हमें। ये कहता है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप देखो, n+l का रूल लगा दीजिए। इसके लिए n+l की वैल्यू आएगी 6, इसके लिए आएगी 5, इसके लिए भी आएगी 5, फोर्थ के लिए आएगी 5, फिफ्थ के लिए आएगी 4, 5। तो जो n+l कम है उसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि 5वें वाले की एनर्जी कम होगी सबसे। अभी 5 वाले हैं सारे। 5 वाले में भी हम ये देखते हैं जिसका n कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है, यानी कि 3d की एनर्जी कम होगी, 3d की एनर्जी कम होगी। हो गया, ये देखो, तो ये दोनों की एनर्जी कम होगी, दोनों की एनर्जी बराबर होगी, 3d और 3xy यानी कि 2 और 4, इनकी एनर्जी बराबर होगी।
दोनों डी है ना। अच्छा सुन लो, नोट करके एक बात और मैं बता देता हूं। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, px, py, pz। इन तीनों की एनर्जी बराबर होती है, इन तीनों की एनर्जी बराबर होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल। डी जनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल हो, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं डी के एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, सबकी एनर्जी सेम होती है, न कोई कम न कोई ज्यादा, याद रखिएगा। हो गया। अब आते हैं 4p और 4z, इनकी भी एनर्जी बराबर होगी बट ज्यादा होगी, 3d से ज्यादा होगी। तो 4pz और इट मींस तीसरा वाला और p वाला, ये वाला 6 वाला, इनकी एनर्जी भी सेम होगी। अब कौन बचता है? 1 वाला, ये लो। बस यही पूछ रहा था कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे सेम होगी? बिल्कुल सेम होती है एकदम। और बोलिए। कहता है वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस, ओहो, 1000 वोल्ट इज इतना। ओहो, ठीक है भाई साहब। इफ द हॉकी बॉल ऑफ इतने किलोग्राम इज मूविंग विद इतने वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी। विच वन? हॉकी बॉल वाली निकल जाएगी। तो ये ऊपर क्यों दे रखा है इसने? प्रोटॉन वाले का क्या करना है हमें? मैं क्वेश्चन तो सही पढ़ रहा हूं ना? यस सर, क्वेश्चन यही है। एक सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 60। द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना इज इतना। ठीक है, उससे मुझे करना क्या है? मैं तो हॉकी बॉल की बात करता हूं ना। अच्छा, हो सकता है प्रोटॉन की भी क्या निकाल देते हैं ना यार, टेंशन क्यों लेता है? आ जा, देखते हैं पूरी जगह खोलते हैं। प्रोटॉन और हॉकी बॉल, पहले मैं हॉकी बॉल पे काम करूंगा यार। हॉकी बॉल का मास कितना है? 0.1 किलोग्राम और मूविंग विद दिस वेलोसिटी। ओ, इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इसलिए प्रोटॉन दे रखा है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, 4.37 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बोलता है इसकी डी ब्रॉयल वेवलेंथ निकाल दो। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन पी, h अपॉन mv, और वेलोसिटी यही वाली कह रहा है, ले लो। तो h तो ले लो आप, 6.62 इंटू 10 की पावर -34, एम केस में है ना, जूल इंटू सेकेंड। मास हॉकी बॉल का 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी ये दे रखी है इसने, तो बस खत्म। और ये सब फालतू लैंग्वेज दे दी इन्होंने कि इतने वोल्ट, कुछ नहीं होगा इसका। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। जो मेरे पास आंसर है 1.51 इंटू 10 की पावर -38 मीटर आ जाएगा। अब देखो कितनी कम आई है, इसीलिए इसको मेजर भी नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए डी ब्रॉयल वेवलेंथ सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए दिया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के लिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की? द एनर्जी एसोसिएटेड, ये तो जब मैंने करा दिया है, नहीं करा है? चलो छोड़ो, सुनो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है द एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। लक्ष्य यही होता है ना? अब ये क्या, अब यहां से मुझे ये समझ में आ जाएगा, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके,
अब क्या बोलता है, कहां गया 16, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, और दूसरा कौन सा एटम दे रखा है कंपेयर के लिए, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 16 फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी और हाइड्रोजन के फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी की बात करता है। यानी कि जेड तो सबके लिए, दोनों के लिए 1 हो जाएगा, समझना। अगर ये हाइड्रोजन ना बोल करके हीलियम +2 लेता तो मैं जेड भी अलग कर देता, बट इसने बोला हाइड्रोजन एटम है तो जेड सबके लिए सेम आ गया। तो इसके लिए आ जाएगा N1, इसके लिए इसके लिए जेड की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, 5 के लिए जेड की वैल्यू 1 और ऊपर जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5/1 का होल स्क्वायर, यानी कि 25। तो हाइड्रोजन के फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी आ जाएगी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का 1/25। अब एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लो, 16 है ना, बस अब देख लो ये कितना आ रहा है। आपके पास है -2.18 इंटू 10⁻⁻80/25। बस इसको सोल्व कर लो, -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि सपोज करो ये कोई एटम है और ये कोई इलेक्ट्रॉन है साहब, आपने एक फोटोन डाला, ये डाला फोटोन, फोटोन की एनर्जी होती है बेटा E=hc/λ। तो इस एनर्जी का फोटोन इसके सर पे दे मारा और ये बाहर आया और इसकी वेलोसिटी आई 1.5 10⁻⁷। तो मुझे पता है इसमें इस एनर्जी का कुछ पार्ट तो इसको बाहर निकालने में लग गया होगा, जिसको आप वर्क फंक्शन कहते हैं, और कुछ जिस स्पीड से ही जा रहा है उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया होगा। ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये एनर्जी कितनी है, hc/λ। आपसे पूछा है फाई बताओ, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mv², हाफ इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर। सुनना बहुत ध्यान से, ये मास किलोग्राम में है, वेलोसिटी मीटर/सेकंड में है, इसलिए ये पूरी क्वांटिटी जूल में होगी। क्लियर? मुझसे फाई पूछा है तो मैं बेटा फाई निकाल देता हूं, तो 5 और अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेता हूं मैं। HC मैंने आपको याद करा था 12,412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और यहां आपके पास लैम्डा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 150 पिकोमीटर। अच्छा हाँ, क्या करता है 10⁻⁻12। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सुनना इधर, एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत पंगा है। तो पहले मेरे को इस पूरे को जूल में चेंज कर दूं, मेरे पास ये ऑप्शन है, इस पूरे को जूल में चेंज कर दूं क्योंकि ये भी जूल में है, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दूं और इसको जूल में चेंज कर दूं। क्लियर? अब चूंकि क्वेश्चन में ये चीज जूल में जा रही है तो मैं इसको जूल में निकालने की कोशिश करता हूं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, 12,412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करूंगा 1.6 10⁻⁻19 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर और 150 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अब ये भी मेरा आ गया जूल में। अब मेरे को ये सब सोल्व करना पड़ेगा बेटा। नीचे पिकोमीटर है पर एंगस्ट्रॉम है, नीचे पिकोमीटर है ना, 150 पिकोमीटर उसने बोला है। अगर एंगस्ट्रॉम होता तो मैं साला काट नहीं था तब तक इसको। तो अब आप इसको जब आपने सोल्व करा है तो ये आपके पास आ रहा है 1.6
025 इंटू 10⁻⁻16 जूल। और जब इसको करा है तो ये भी मैं बता देता हूं ये कितना आ रहा है। अरे इसको कौन सोल्व करेगा? करना जा रहा है इसको सोल्व, इसको सोल्व करो कैलकुलेटर से फटाफट। मैं जब तक इसको सोल्व करता हूं 12 और ये 2 गए 17। सर 132 और 132.4 4 इन तीनों को ना कुछ गणित तो नहीं लगाई? नो सर। ठीक है 132.4 10⁻⁻17 ये वाला 10⁻⁻16 में, तो इसको भी -16 में चेंज कर लेता हूं। 13.24 इंटू 10⁻⁻16। ओके, तो अब देख लीजिए क्या सीन हुआ। मैं कहां लिखूं? ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लेना। hc/λ की वैल्यू मेरे पास आई 13.24 इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू 5 मुझे निकालना है, और ये आ गया मेरे पास 1.025 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो ये इधर जाएगा, तो 13.2 में से 1.025 माइनस करो जल्दी से। 12.25 आ रहा है, 215 12.25। 215 अब आंसर बताओ क्या आ रहा है? बैक पिछले सर पीछे आंसर है 7.6 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया क्या? चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दो। कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यार मेरे को यहीं पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना चाहिए था, मुझे पता होता ना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है? सर 7.63 इंटू 10⁻³ आ रहा है पीछे के जितना। सेम आ गया? यस सर। चलिए और बोलो चालू जी, इसमें दिक्कत बताओ मुझे पहले तो। इसको मैं फिर से समझा देता हूं तुम्हें, अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। ये लिख लेना पहले, चाहो तो इसकी फोटो खींच लो, वरना बाद में बोलोगे मिटा दे। ओवरऑल बात ये थी कि एक लैम्डा वेवलेंथ का एक फोटोन डाला और ये इलेक्ट्रॉन भागा। अगर इसने 100 जूल एनर्जी दी है और ये 20 जूल से भागा है, तो इसको आजाद कराने में कितनी खर्च हो गई होगी? 80। खत्म, यही है कॉन्सेप्ट, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसने 100 जूल एनर्जी दी है और ये 20 से भागा है तो 80 खर्च होगी। यानी कि जो टोटल एनर्जी आपने दी है उसमें से कुछ तो इसको आजाद कराने में खर्च हो गई, जिसको मैंने 5 बोल दिया, और कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, ये रही ½ mv² से। फिर hc/λ में लैम्डा दे रखा था, इससे मैंने इसकी E निकाल दी, तो E मेरे पास आया था, ये रहा जूल में। काइनेटिक एनर्जी आ गई इतनी, 5 की वैल्यू मैंने निकाल दी माइनस करके ये। फिर मेरे 2 पुत्रों ने बोला कि सर पीछे आंसर है ना यार, जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। मैंने कहा लो साहब, तो मैंने इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दिया, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। और बोलो, चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? शुरू करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा? और कोई बात है तो कोई पूछ ले, फिर देखते हैं। बाय। ओके बेटा, बाय।